बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है इंपीडेंस के बारे में। ये इंपीडेंस क्या होती है हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है और इंपीडेंस से रिलेटेड हम लोगों ने 4 चीजें डिस्कस करनी है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं। इंपीडेंस क्या होती है यानी उसकी डेफिनेशन, इंपीडेंस का सिंबल, फार्मूला और इंपीडेंस का यूनिट क्या होता है। इन चारों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं स्टूडेंट्स कि चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट करंट पढ़ा था और हम लोग डायरेक्ट करंट का सोर्स यानी डीसी सोर्स यानी कि कोई बैटरी या सेल यूज करते थे। जब मैं इस बैटरी के साथ एक क्लोज सर्किट करता हूं तो आप लोग जानते हैं कि इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। मैं इस करंट को कंट्रोल करने के लिए करंट को अपोज करता हूं। करंट की मुखालफत करने वाली कौन सी चीज आपके जहन में आती है? तो चैप्टर नंबर 13 के हिसाब से आपके जहन में एक ही चीज आती है और वो है रेजिस्टर। तो जब मैं रेजिस्टर लगाता हूं तो आप देखते हैं मैं करंट को अपोज करता हूं, करंट कम हो जाता है। चैप्टर नंबर 13 तक करंट को अपोज करने वाली चीज जो आपके माइंड में थी वो सिर्फ एक थी और वो रेजिस्टर था। लेकिन स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 16 जो है इसमें हम लोग डायरेक्ट करंट नहीं बल्कि ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। और ऑल्टरनेटिंग करंट में याद रखिएगा, जो करंट है उसको अपोज करने वाली, उसकी मुखालफत करने वाली सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि एक से ज्यादा चीजें हैं। अब वो कौन सी चीजें, आइए स्टूडेंट जरा देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको याद करवाता चलूं, मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल छोटा सा आपको मैंने पढ़ाया था जिसका नाम था बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट के अंदर सबसे सिंपल कौन सी चीजें हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो 3 है स्टूडेंट्स। नंबर 1 रेजिस्टर, नंबर 2 कैपेसिटर, नंबर 3 इंडक्टर। रेजिस्टर जिसको हम सर्किट के अंदर कुछ ये सिंबल देते हैं, ये वाला सिंबल जहां भी आ जाए इसका मतलब ये रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। इस तरह से कैपेसिटर को हम कुछ ऐसा सिंबल देते हैं और इंडक्टर को कुछ ऐसा सिंबल देते हैं। तो ये तो तीनों का सिंबल हो गया। अच्छा, इन तीनों की आपके माइंड में क्या तारीफ है, क्या इंट्रोडक्शन है? तो आप लोग जानते हैं जब भी मैं कहीं रेजिस्टर बनाता हूं तो आप फौरन समझ जाते हैं ये वो चीज है जो करंट को क्या करती है, अपोज करती है। और रेजिस्टर की करंट को जो ऑपोजिशन देना है, कितना वो अपोज करेगी करंट को, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट ओहम होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं आपसे पूछता हूं कैपेसिटर की क्या पिक्चर है आपके माइंड में, तो आप फौरन कहेंगे सर कैपेसिटर तो वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के साथ साथ ऑपोजिशन भी दे सकती है करंट को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम समझते थे कि डायरेक्ट करंट जब हम यूज करते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 13 में किया, तो वहां करंट को अपोज करने वाला सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है रेजिस्टर। लेकिन हम लोगों ने देखा कि एसी सर्किट्स में करंट को अपोज करने वाला रेजिस्टर के साथ साथ और एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कैपेसिटर भी करंट को अपोज करती है। ऑल्दो उसका ये काम नहीं है, उसका असल काम है चार्ज स्टोर करना, लेकिन ये फिर भी करंट को कुछ ना कुछ अपोज करती है। तो अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की जो करंट के लिए ऑपोजिशन है, क्या मैं उसको रेजिस्टेंस कहूं? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस खास तौर पर रेजिस्टर की ऑपोजिशन को कहते हैं। कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन है उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल है XC। तो याद रखिएगा, वो कैपेसिटर जो है जिसका असल काम है चार्ज स्टोर करना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करने की सलाहियत भी रखता है। और वो कितना अपोज करेगा उसे हम कहेंगे उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये भी ऑपोजिशन, और हर ऑपोजिशन को हम ओहम्स में मेजर करते हैं। तो इसको भी हम यूनिट कौन सा देंगे? ओहम का, जैसे रेजिस्टेंस को करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इंडक्टर के केस में आपसे अगर पूछा जाए इंडक्टर का असल काम क्या है, इंडक्टर का असल काम है ईएमएफ इंड्यूस करना। लेकिन
क्या सिर्फ ये यही करता है? नहीं, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट हो यानी एसी सर्किट हो तो इंडक्टर भी करंट को अपोज कर सकता है, जस्ट लाइक कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स। इंडक्टर कितना अपोज करेगा स्टूडेंट्स? इसे हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर भी करंट को अपोज करने की, रोकने की सलाहियत तो रखता है, लेकिन इसकी जो ऑपोजिशन है उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और है तो ये भी ऑपोजिशन, तो इसे हम ओहम यूनिट देंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की बहस में हम लोगों ने क्या सीखा कि चैप्टर नंबर 13 में डायरेक्ट करंट जो डीसी सर्किट्स थे उसमें हम लोग समझते थे कि करंट को अपोज करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और वो कौन सी है? रेजिस्टर। लेकिन अब हमें पता चला कि चैप्टर नंबर 16 में जहां हम एसी सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं वहां हमारे पास करंट को अपोज करने वाली एक चीज नहीं है, बल्कि तीन चीजें हैं। रेजिस्टर तो करंट को अपोज करता ही करता है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर भी करंट को अपोज करते हैं। तो जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, एक इंडक्टर भी लगा हुआ है। अब इस सर्किट में से कितना करंट पास करेगा? क्या यह सिर्फ रेजिस्टर कंट्रोल करेगा? नहीं, रेजिस्टर अपनी ऑपोजिशन देगा करंट को, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इंडक्टर अपनी ऑपोजिशन देगा करंट को, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और कैपेसिटर भी अपनी ऑपोजिशन देगा करंट को, रोकने की कोशिश करेगा करंट को, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो फिर इस सर्किट में मौजूद करंट को टोटल कितनी ऑपोजिशन हुई, उसमें हमें रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंबाइन करके देखना पड़ेगा। ये जब हम तीनों ऑपोजिशंस को कंबाइन देखते हैं ना, तो वो जो टोटल जो ऑपोजिशन बनेगी पूरे सर्किट में स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या है? इंपीडेंस भी ऑपोजिशन है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट को कौन देता है? रेजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर या सारे मिलके? बिल्कुल स्टूडेंट, सारे मिलके। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑपोजिशंस हो, रेजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, या रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों ही हो, तो फिर जो कंबाइन ऑपोजिशन होगी सारे रेजिस्टेंस और सारे रिएक्टेंस को मिलाकर, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंपीडेंस। तो यहां से हमारे पास इंपीडेंस की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज इंपीडेंस? इट इज द कंबाइन ऑपोजिशन offered by all resistances and reactances। reactances मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनको इकट्ठा लिख दिया मैंने, रिएक्टेंसेस। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिलाकर जो ऑपोजिशन देंगी किसको? टू ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंपीडेंस। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंपीडेंस। अब आप सोचेंगे इंपीडेंस का सिंबल क्या होगा? इंपीडेंस का सिंबल है स्टूडेंट्स Z। तो Z जो है वो इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? Z बराबर होता है V RMS ओवर I RMS। यानी कि जैसे आपने ओहम्स लॉ नहीं पढ़ा, V इज इक्वल टू IR, तो फिर R इज इक्वल टू V ओवर I। आप इसको कहें R इज इक्वल टू V ओवर I, या आप इसको कहें R का मतलब तो है करंट को जो ऑपोजिशन मिली, और ऑपोजिशन जो रेजिस्टेंस ने दी है वो कितनी है, कैसे निकलेगी? ऊपर आना है वोल्टेज, नीचे आना है करंट। तो इसका मतलब जब भी आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड करें तो आपके पास ऑपोजिशन आ जाती है। तो जब भी आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो ऑपोजिशन आ जाएगी। लेकिन वहां पर चैप्टर 13 में वो ऑपोजिशन सारी की सारी कौन होती थी? रेजिस्टेंस। लेकिन अब हम लोगों ने देखा कि ऑपोजिशन जो है वो और एलिमेंट्स भी हैं जो दे सकते हैं। तो अब भी ऑपोजिशन कैसे निकालेंगे, यानी इंपीडेंस सबकी कंबाइन ऑपोजिशन कैसे निकालेंगे? अभी भी वही तरीका है,
वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दें, तो वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दिया। लेकिन आपको पता है एसी सर्किट्स में हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं वोल्टेज और करंट की? आरएमएस वैल्यूज। तो मैंने ये डिवाइड कर दिया वीआरएमएस और आईआरएमएस को। तो एक्चुअली आप देखें गौर से तो आपको इसके अंदर ओहम्स लॉ ही नजर आएगा। स्टूडेंट्स बाकी रहेगी बात यूनिट की। देखिए ऊपर वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट्स, नीचे करंट आ रहा है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और वोल्ट्स ओवर एम्पेयर आप सब जानते हैं क्या होता है? ओहम होता है। तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट भी ओहम हुआ, क्योंकि है क्या ये भी तो ऑपोजिशन है ना, और जो भी ऑपोजिशन हो उसे हम ओहम्स में ही मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स ये छोटा सा आर्टिकल था, मैं इसके साथ आपको 16.3 एग्जांपल भी करवा देता हूं ताकि जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट मजीद है वो भी क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल 16.3 की स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं व्हेन अ 10 वोल्ट्स आर अप्लाइड। लो जी, वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट्स। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ इस चैप्टर में कि जब हम एसी सर्किट डिस्कस करते हैं तो अगर वो बताए बगैर कोई वोल्ट्स दे दे, वो आपको ना बताए ये कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पीक वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू है, तो फिर अगर वो ना बताए तो आप क्या समझेंगे? आप कहेंगे ये फिर ऑब्वियस है कि ये आरएमएस वैल्यू होगी। तो ये जो इसने 10 वोल्ट बताए हैं ना, ये कौन सी वैल्यू है वोल्टेज की? ये आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। जब भी वो मेंशन नहीं करेगा न्यूमेरिकल के अंदर तो उस वोल्टेज को और उस करंट की आप आरएमएस वैल्यू ही अज्यूम करेंगे। फिर वो कहता है हमने ये वोल्टेज अप्लाई की एक एसी सर्किट में, करंट फ्लोइंग इन इट इज 100 मिली एम्पेयर। लो जी, करंट कितना है? 100 मिली एम्पेयर। अच्छा, 100 मिली का आपको मालूम है 10 की पावर -3 लिख देता हूं, तो ये आ गया 100 मिली एम्पेयर। लेकिन स्टूडेंट्स यहां भी उसने मेंशन नहीं किया ये कौन सा करंट है, तो फिर मैं इसको कौन सा करंट सपोज करूं? यस, मैं इसको आरएमएस वैल्यू सपोज करूं। कहता है फाइंड इट्स इंपीडेंस, तो मेरे पास इंपीडेंस फिर कितनी होगी? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, वही ओहम्स लॉ से आप देख सकते हैं। इंपीडेंस इज इक्वल टू वी आरएमएस ओवर आई आरएमएस। अब वी आरएमएस गिवन है, ये देखिए 10 वोल्ट्स, और नीचे आई आरएमएस भी गिवन है 100 इंटू 10 रेज़्ड पावर -3 एम्पियर्स। स्टूडेंट जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 100, और क्योंकि इंपीडेंस है, ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन का यूनिट हमेशा ओहम होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है जिसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करना है, लेकिन न्यूमेरिकल में काफी दफा ये पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा तो पहले ही आना चाहिए। स्टूडेंट्स आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।